अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों, ठीक हो? कल हम लोगों ने 5 पोइट्स पढ़े थे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोगों ने ये 5 पोइट्स क्यों आपके निसाब में जो हैं वो शामिल किए गए हैं, ठीक है। उस हवाले से जो है वो हमने ये देखा था कि वाई ओनली दीज 5 पोइट्स आर इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। तो मैंने आपको बताया था कि क्या है इन 5 पोइट्स का बेसिकली, कि दे ओरिजिनेटेड और दे स्टार्टेड द रोमांटिक मूवमेंट। दे ऑल आर रोमांटिक पोइट्स। ये सारे जो हैं कौन हैं? रोमांटिक पोइट्स हैं। और रोमांटिक पोइट्स इंग्लिश में बहुत सारे हैं, ठीक है ना। द ट्रेडिशन कॉन्टीन्यूज़ अभी तक, यानी कि लोग जो हैं वो रोमांटिक स्टाइल में पोइट्री लिख रहे हैं। बट दीज 5 पोइट्स आर हु सेट अ न्यू ट्रेडिशन, जिन्होंने एक नई रिवायत कायम की थी, ठीक है ना। जिन्होंने एक नया स्टाइल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। और उन्होंने क्या किया था कि दे ओरिजिनेटेड रोमांटिक मूवमेंट आपकी। और रोमांटिक मूवमेंट का मैंने आपको बताया था कि बेसिकली 2 फैक्टर्स थे जो उस दौर के हालात थे जिन्होंने इस सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस किया था। पहले हमने पढ़ा था कि क्लासिकल स्टाइल था, और क्लासिकल स्टाइल के बाद जो है वो चीज़ें जो हैं वो तब्दील होना शुरू हुई, ठीक है। क्लासिकल राइटिंग एक अलग स्टाइल था। पहले लोग जो है वो जिस स्टाइल में लिखते थे, जिस अंदाज में लिखते थे, उसको क्लासिकल राइटिंग कहा जाता था। उसके बाद जो हालात बने, जिस तरह से सिचुएशंस हुई, उन्होंने इन्फ्लुएंस डाला और उसका नतीजा जो है वो आपके रोमांटिक मूवमेंट्स की शक्ल में निकला था। पहली बात जो मैंने आपको बताई थी वो आपकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी, ठीक है ना। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किस तरह से इन्फ्लुएंस्ड हुई थी? मैंने आपको बताया था कि जब ज़्यादा तरक्की होना शुरू हुई, ज़्यादा प्रोग्रेस होना शुरू हुई, साइंस की एडवांसमेंट हुई, तो उस सब का नतीजा क्या निकला? एक सनती इनकलाब की शक्ल में निकला, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कारखाने बनना शुरू हुए, फैक्ट्रीज कायम हुई। और जब ये सारा कुछ होता है तो किस चीज़ को प्रेफरेंस मिलती है? मशीन्स को। कि ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा प्रेफरेंस मिलना शुरू हो जाती है मशीन्स को। तो फिर क्या हुआ कि जब आप मशीन्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू करते हैं, जब आप मशीन्स के साथ रहना शुरू करते हैं, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो डीह्यूमनाइज होना शुरू हो जाते हैं। आपके अंदर से एहसास ख़त्म होने लग जाता है, आपके अंदर से इंसानियत ख़त्म होने लग जाती है। आप जो हैं वो मशीनों की तरह सोचने लगते हो। आप जो है, जिसको अब हम कहते हैं ना प्रोफेशनलिज्म है, जिसको अब हम कहते हैं कि आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच है, तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ का नतीजा होती हैं? जब हम मादियत परस्त हो जाते हैं, ठीक है ना। जब हम पैसे को ज़्यादा अहमियत देना शुरू हो जाते हैं, जब हम वर्ल्डली प्लेयर्स को ज़्यादा अहमियत देना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो आपके रोमांटिक पोइट्स थे, तो इन्होंने क्या किया है? इन सब चीज़ों का रिएक्शन दिया है कि इंसान को इंसान रहना चाहिए। मैंने कल आपको बताया था ना कि उनका परसू क्या था कि वो इंडिविजुअल की लिबर्टी चाहते थे। वो क्या चाहते थे कि ब्यूटी ढूंढना चाहते थे, वो नेचर से कनेक्ट होना चाहते थे। तो ये सारा कुछ उनका रिएक्शन था। सेकंड चीज़ जो हमने पढ़ी थी जिसने इन्फ्लुएंस किया था वो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन था। फ्रेंच रेवोल्यूशन का मैंने आपको कहा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट यानी कि इवेंट है इंसानों की हिस्ट्री में, ठीक है। तारीख का एक बहुत अहम वाक़या है जिसने ना सिर्फ फ्रांस में बल्कि पूरे यूरोप को जो है ना वो इन्फ्लुएंस्ड किया था। तो इसके बारे में डिटेल हम आपकी एक पोइम है फ्रेंच रेवोल्यूशन वर्ड्स वर्थ की, जब वो पढ़ाऊंगी तो आपको तफसील से बताऊंगी। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन ने भी रोमांटिक मूवमेंट को जो है वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस किया था। आपको पता है मेरा बच्चा कि ये मेरा स्टाइल है, जब भी हम नया लेक्चर शुरू करते हैं क्लासरूम में भी मेरी यही प्रैक्टिस होती है कि मैं पहले पीछे वाला रिवाइज करती हूँ। तो इसीलिए मैंने आपको ये सारा आज बताया है कि हमने कल क्या पढ़ा था। आपको पता है 10 से 12 बजे तक का टाइम है आप लोगों के पास। आप लोगों को जो भी बात समझनी हो, जो बात पूछनी हो, जो बात पढ़नी हो, पढ़ाई से रिलेटेड मेरा बच्चा, मैं 12 बजे तक अवेलेबल हूँ। आप लोग जो बात पूछेंगे, जो समझ नहीं आया है वो आप करेंगे। ठीक हो गया? ये हमारा प्रीवियस लेक्चर हो गया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने कल ये लेक्चर सुना भी होगा, इसको नोट डाउन भी किया होगा अपनी नोटबुक्स में या रजिस्टर में। और अब हम जो है वो क्या करेंगे, अपने सेकंड लेक्चर की तरफ चलेंगे। आज का सेकंड लेक्चर जो है वो मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, पहले इसमें हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि रोमांटिक मूवमेंट्स के बारे में थोड़ा सा इन डिटेल करूँगी, और उसके बाद हम अपना पोइट्री का एनालिसिस करने के जो मेथड्स हैं, जो हमारे तरीके हैं, हम उनको देखेंगे, ठीक है मेरा बेटा। तो अब जो हमारी रोमांटिक मूवमेंट है या जो हमारा रोमांटिसिज्म है, उसके लिए पहली चीज़ जो आपको समझनी है वो क्या है कि ये जो रोमांटिक का लफ्ज़ है या रोमांटिसिज्म का लफ्ज़ है, ये ट्रेडिशनली इट इज़ यूज्ड इन अपोजिशन टू क्लासिसिज्म, ठीक है। अपोजिशन का क्या मतलब होता है? मतलब उलट,
ठीक है। क्लासिसिज्म के उलट के तौर पर इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़। कैसे क्लासिसिज्म के अपोजिट के तौर पर इस्तेमाल होता है, मैंने आपको कल बताया था कि क्लासिसिज्म क्या है। बेसिकली क्लासिसिज्म वो मोड है, वो मेथड है, वो तरीका है जिसमें रोमांटिक से पहले लोग लिख रहे थे, ठीक है ना। जिस ट्रेडिशन को वो लोग फॉलो कर रहे थे, जिस मेथड को वो फॉलो कर रहे थे, उसको क्लासिसिज्म कहते हैं। और अगर आपको याद हो, मैंने आपको कल के मैसेज में बताया था कि क्लासिसिज्म वाले क्या कहते थे कि जो पोइट्री है आपकी वो भी क्या होती है, लिखी जाती है। कि आप एक पहले फ्रेम बना लेते हो, ऐसे जैसे एक डब्बा है, और उसके अंदर आप जो है ना वो अपनी पोइट्री जो है वो फिक्स करते रहते हो। उसका एक मखसूस मीटर होता है, उसका एक मखसूस रिदम होता है, ठीक है। और वो ये कहते थे कि जी पोइट्री का मकसद जो है वो ह्यूमन बींग्स को टीच करना है, पढ़ाना है। इसलिए जो है आप क्या करें कि उसकी जो लैंग्वेज होती थी वो एक मखसूस किस्म की मुश्किल होती थी, ठीक है ना। यानी कि शायराना ज़बान में बातें होती थी कि अगर आपने, जैसे हमारे यहाँ उर्दू ज़बान में भी हैं, अब हम अगर देखते हैं कि जी महबूब की ज़ुल्फ़ों की बात हो रही है, तो फिर हम हमेशा जो है वो कहते हैं जी वो काली घटाओं जैसी ज़ुल्फ़ें हैं उसकी, और वो जी हम घटा का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, ज़ुल्फ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। हम बोल चाल में तो बाल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, तो बोल चाल की ज़बान है बाल। लेकिन जब हम शायरी करेंगे तो हम कभी भी नहीं कहते ना, कभी कोई ऐसा शेर मुश्किल ही हो जो मुझे अभी जहन में भी नहीं आ रहा जिसमें हमने बाल का लफ्ज़ देखा हो। हम क्या करते हैं, ज़ुल्फ़ों का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं या कुछ और। तो इसी तरीके से ये फ़र्क है, मतलब जो बाल और ज़ुल्फ़ में है कि आप क्या करते हैं, बाल आपका एवरीडे का कॉमन यूज़ का लफ्ज़ है, और आपकी ज़ुल्फ़ जो है वो आपकी एक शायराना ज़बान हो जाती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो क्लासिसिज्म वाले थे वो ये कहते थे कि आपने क्या करना है, एक अलग ज़बान इस्तेमाल करनी है, एक अलग वोकैबुलरी इस्तेमाल करनी है जो आम ज़बान में इस्तेमाल ना होती हो, ठीक है। फिर वो क्या कहते थे कि आपके थीम्स जो है ना वो मखसूस होने चाहिए, वो एक स्पेसिफिक होने चाहिए। कल मैंने ये सारी बातें आपको बताई हैं। वो किस तरह से लिखते थे, क्लोज कपलेट में लिखते थे, दो शेर का मिसरा, दो मिसरों का एक शेर बनाते थे। इस तरीके से उनका जो स्टाइल था वो डिस्क्रिप्टिव था, यानी बयानिया, कि जैसे हम एक कहानी बयान करते हैं ना, वाक़या बयान करते हैं, तो इस तरीके से उनका स्टाइल था। तो ये सारा, इस सारे जो मोड था, ये सारा मेथड था, इस सारे को चैलेंज किया, इस सारे को तब्दील किया कि इन्होंने आपके रोमांटिक पोइट्स ने, या जो आपके 5 पोइट्स हैं, इन्होंने इस सारे स्टाइल को चेंज किया है। ख़ास तौर पर आपका वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज, यानी ये 2 पोइट्स ऐसे हैं जिन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, मैंने कल आपको बताया था, जिसको हम लिरिकल बैलेट कहते हैं। लिरिकल बैलेट जो फर्स्ट बुक थी जिसमें ऐसी पोइम्स शामिल थी जिन्होंने एक नए दौर का आगाज़ किया है, दे सेट अ न्यू ट्रेडिशन। बाकी फिर उनके साथ जो है आपके कीट्स मिल गया है, शैली मिल गया है, आपका आर्नल्ड है, और फिर ये सिलसिला जो है ना वो चलता रहा है, ठीक है मेरा बेटा। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन से सेलिएंट कैरेक्टरिस्टिक हैं, कौन से मेन फीचर्स हैं जो हमें इन सारे पोइट्स की पोइट्री में कॉमन मिलेंगे। यानी ये तमाम पॉइंट्स जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ 5-6, ये वो चीज़ें हैं जो इन सब की शायरी में कॉमन हैं जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट है मेरा बेटा नेचर। नेचर क्या, मैंने आपको कल भी बताया था कि नेचर का मतलब है जो हमारे कुदरती मज़ाहिर हैं, जो हमारे नेचुरल फिनोमिना हैं, जैसे आपके फूल, दरख्त, समंदर, दरिया, ये सारी जो हमारी कुदरती चीज़ें हैं ये हमारी नेचर में इंक्लूड हो जाती हैं। इसके अलावा नेचर से जो आपके रोमांटिक पोइट्स हैं वो नेचर से मुराद ये भी लेते हैं कि नेचर मीन्स अल्लाह पाक की ज़ात, यानी कि वो ये समझते हैं कि नेचर इज़ अ लिविंग थिंग, ठीक है ना, एक ज़िंदा चीज़ है। ये नहीं है कि सिर्फ बेजान पहाड़ों की बात हो रही है और बेजान दरियाओं की बात हो रही है। वो कहते हैं कि नेचर इन्फ्लुएंसेस अस, ठीक है, नेचर हम पर असर डालती है। नेचर की एक पूरी थ्योरी वर्ड्सवर्थ ने दी थी, वो भी जब मैं आपको वर्ड्सवर्थ शुरू कराऊंगी तो मैं आपको मज़ीद डिटेल में बताऊंगी कि रोमांटिक पोइट्स और ख़ास तौर पर वर्ड्सवर्थ की नेचर की क्या थ्योरी थी, ठीक है। तो क्या हुआ कि मशीन्स के अगेंस्ट, जैसे हमने पढ़ा था ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो मशीन्स को रिवोल्ट करने के लिए, मशीन के जो एक मशीनी निज़ाम आ रहा था उसको बगावत करने के लिए जो रोमांटिक पोइट्स थे, दे टर्न टूवर्ड्स नेचर, वो नेचर की तरफ हो गए थे। और जब वो नेचर की तरफ हुए हैं तो जाहिर है उसका ऑब्वियस नतीजा ये निकला था कि जो
उनकी नज़में होती थी या जो उनके सारा यानी एक जो उनकी क्रिएशन होती थी उसकी सेटिंग क्या होती थी, कंट्री साइड। कंट्री साइड किसे कहते हैं बेटा, गांव को, दही माहौल को, देहात को, ठीक है। तो वो क्या करते थे कि अपना जो भी उनकी पोइम्स होती थी उनका बैकग्राउंड वो क्या करते थे, देहात में दिखाते थे, क्योंकि ये एक अजम्पशन है ना कि जो देहात होते हैं वो दे आर क्लोज टू नेचर, वहाँ पे हमें नेचुरल सीनरी मिलती है, वहाँ पे हमें जो है नेचर इन इट्स रियल शेप मिलती है, इन इट्स रियल फॉर्म मिलती है। तो इसीलिए आपके रोमांटिक पोर्ट्स जो हैं वो सारे कंट्री साइड की तरफ उनका तवज्जो हो गई, बजाय इसके कि वो टाउन लाइफ के बारे में लिखते, बजाय इसके कि वो शहरी लाइफ के बारे में लिखते। तो इसलिए उन्होंने क्या किया है कि अपना थीम जो है, अपना टॉपिक जो है, अपना बैकग्राउंड जो है वो उन्होंने कंट्री साइड को बनाया है। दूसरी चीज़ क्या थी कि फिर उनके थीम्स जो हैं वो सिंपल हो गए हैं। उनके थीम्स फिर क्या हो गए हैं, सिंपल के साथ साथ उनके थीम्स क्या हो गए हैं, वो थीम्स हो गए हैं जो एवरीडे लाइफ से रिलेटेड थे। और एवरीडे लाइफ, और किन इंसानों की एवरीडे लाइफ, वो लोग हु लिव इन कंट्री साइड, यानी कि जो पीजेंट्स हैं आपके, जो आपके किसान हैं, जो आपके फार्मर हैं, जो आपके सिंपल लोग हैं, जो आपके देहात में रहने वाले लोग हैं, उनकी लाइफ से जो रिलेटेड थीम्स थे उन्होंने दे पिक दोज थीम्स फॉर देयर पोइट्री। फिर वो क्या करते थे कि उन्होंने जो तीसरी अहम बात है वो उन्होंने किया है प्लेन लैंग्वेज। प्लेन मीन्स सिंपल, सादा, ठीक है। उन्होंने जो कुछ भी फिर लिखा है वो बहुत सादा ज़बान में लिखा है। मैंने आपको क्लासिकल का बताया था कि वो ये कहते थे कि आपकी जो शायरी है उसकी ज़बान अलग होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। लेकिन क्लासिकल के अपोजिट आपके रोमांटिक पोइट्स ने क्या किया, उन्होंने कहा कि शायरी की ज़बान वो होनी चाहिए जो हम बोलते हैं, जो हम समझते हैं, ठीक है। मेरा बेटा, आप लोगों ने अल्लामा इकबाल को पढ़ा होगा, शायद आप लोगों ने वैसे ना भी पढ़ा हो तो अपने निसाब में आपने जैसे छोटी क्लासेस से ही हमारे जो किताबें होती हैं स्कूल की, कॉलेज की, उनमें अल्लामा इकबाल की जो है नज़में ज़रूर शामिल होती हैं। आप जब अल्लामा इकबाल का पढ़ते हो आपने कभी नोटिस किया होगा कि अल्लामा इकबाल के अल्फाज जो हैं वो बहुत मुश्किल हैं, ठीक है ना। मैं खुद मतलब अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बहुत सारी जो शायरी है ना वो मुझे तो समझ नहीं आती है, ठीक है। बहुत सारे लफ्ज़, बहुत सारी बातें जो है ना वो उनकी मुझे अल्लामा इकबाल की समझ नहीं आती हैं। बल्कि एक दफ़ा मेरे अब्बू जो हैं वो उर्दू के प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, तो मैंने बल्कि एक दफ़ा अब्बू से पूछा था कि अब्बू जी, अल्लामा इकबाल का मकसद तो ये था ना कि मुसलमानों को जगाना। हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि उन्होंने मुसलमानों की इस्लाह के लिए लिखा, मुसलमानों को जगाया, वो हमारे नेशनल पोइट्स हैं, ये वो। मैंने कहा अब्बू उनकी बातें समझ कैसे आती थी लोगों को, जबकि उस ज़माने में क्या था, आपकी जो तालीम का रेशो है मुसलमानों में वो वैसे भी कम था। खैर, तो इसी तरीके से, लेकिन अब अगर आप अल्लामा इकबाल से आते जाएं, और अल्लामा इकबाल का बहरहाल एक मकाम है, एक स्टेटस है, एक रुतबा है जिसको हम बिल्कुल चैलेंज नहीं कर सकते। अब उसके निस्बत अगर हम जो हैं अपने आजकल के शायर जो हैं, फजूल किस्म के बहुत सारे यहाँ पे शायर हैं जो आप शायद पढ़ते भी होंगे नेट पे, बुक्स में, रिसालों में, उनकी आपने शायरी देखी होगी, तो उसमें क्या होता है कि उनकी ज़बान सादा होती है, ठीक है ना। अब चाहे उनका थीम बिल्कुल बकवास हो, उनका मैसेज उसमें कोई ना हो, ज़ाहिर अल्लामा इकबाल की शायरी जो है वो फुल ऑफ मैसेज है, उसमें एक पैगाम है, एक इस्लाही मकसद है। लेकिन उसके जो अगर हम कंट्रेरी देखें, बहुत सारे जो आपके कंटेम्प्रेरी पोइट्स हैं, जो आपके मौजूदा पोइट्स हैं, उनकी शायरी में आपको कोई मैसेज नहीं मिलेगा, कोई पैगाम नहीं मिलेगा, कोई इस्लाही मकसद नहीं मिलेगा। लेकिन उनमें से बहुत सौ की ज़बान जो है ना वो बिल्कुल सिंपल और सादा है, ठीक है ना। अभी जैसे मेरे जहन में जो मिसालें आ रही हैं वो एक आपके वसी शाह हैं, एक फ़रत अब्बास शाह हैं, तो इस तरीके से ये लोग हैं कि बिल्कुल बकवास और घटिया शायरी की गई है लेकिन ज़बान सादा है। तो आपके जो रोमांटिक पोइट्स थे उन्होंने भी कहा कि आपकी ज़बान सादा होनी चाहिए। सादा ज़बान का मतलब ये है कि वो ज़बान होनी चाहिए जो हम एवरीडे यूज़ में इस्तेमाल करते हैं, जो हम बोलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो ऐसा क्यों कहते थे, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि क्लासिसिज्म के उलट आपके जो रोमांटिक पोइट्स हैं वो क्या सोचते थे, उनका मानना ये था कि पोइट्री जो है ना वो नाजिल होती है, ठीक है, इट कम्स टू योर माइंड, कि जैसे आपके जहन में बनी बनाई नज़्म उतरती है। तो वो ये सोचते थे कि वट एवर कम्स इन योर माइंड यू मस्ट राइट इट एज इट इज़, कि जो कुछ आपके जहन में आता है ना आपको उसे वैसे का वैसा लिख देना चाहिए। उसको सजाने की, उसको संवारने की, उसको पैमानों के ऊपर नापने की जो है ना, उसको किसी फ्रेम में सेट करने की ज़रूरत नहीं है। वट एवर कम्स इन योर माइंड, जो कुछ आपके जहन में आ रहा है ना, यू मस्ट राइट इट एज इट इज़, आपको उसे वैसे का वैसा लिख देना चाहिए, ठीक है मेरा बेटा। तो पहला पॉइंट है, जब आप देखोगे हम वर्ड्सवर्थ को पढ़ेंगे, कॉलेरिज को पढ़ेंगे, शैली, कीट्स, आर्नल्ड, या मौजूदा दौर के भी अगर आप रोमांटिक पोइट्स को पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि उनकी पोइट्री में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे बेसिक एलिमेंट है वो क्या है, नेचर।
दूसरी चीज़ मेरा बेटा, उनकी आपको सब जो पोइट्स में कॉमन मिलेगी वो है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मैंने आपको कल भी बताया था। इमेजिनेशन क्या है? हमारे तख़य्युल की सलाहियत, ठीक है ना, विजुअलाइज़ करने की सलाहियत। विजुअलाइज़ क्या मतलब? कि हम बग़ैर देखे किसी चीज़ को अपने जहन में जो है ना वो देख पाएँ, आंखें बंद कर कर जो है हम उस चीज़ को मतलब बंद आँखों से उस चीज़ को देख पाएँ, बंद आँखों से उस चीज़ को सोच पाएँ, ठीक है मेरा बेटा। आप लोगों ने जैसे हमने डैफोडिल्स पढ़ा था, ठीक है ना, मुझे याद नहीं है, मैं इतने सालों से पढ़ा रही हूँ, मुझे भूल जाते हैं कि मैंने कौन सी क्लास को क्या पढ़ाया था। मुझे लगता है, अच्छा अगर हमने आपको नहीं भी पढ़ाया है तो आप लोगों ने मे बी उसकी समरी की होगी, या 9th-10th में भी आपकी डैफोडिल्स थी, फर्स्ट ईयर में भी मे बी थी। तो आप लोग देखो, जैसे इमेजिनेशन में डैफोडिल्स का पता है ना आपको कि वर्ड्सवर्थ जो है वो सैर पे जा रहा था और उसने बहुत सारे जो हैं वो फ्लावर्स देखे और वो बहुत ज़्यादा ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द ब्यूटी ऑफ दैट सीन। और फिर क्या हुआ कि ही सेज के बाद में भी, ठीक है ना, व्हेन ही इज़ इन अ पेंसिव और वेकेंट मूड, कि जब वो फारिग होता है और वो एक थॉट प्रोवोकिंग मूड में होता है, तो क्या होता है कि हिज हार्ट डांसेस विद द डैफोडिल्स, के वो जो सीन है ना वो सारा उसकी आंखों के सामने आ जाता है। वो देख चुका है, उसको बहुत सारा टाइम गुजर चुका है, लेकिन वो सारी चीज़ें जो है ना वो दोबारा उसको ऐसा लगता है कि मेरी आंखों के सामने आ गई हैं, एंड ही गेट्स द सेम प्लेयर, और उसको वही खुशी मिलती है जो उसने उस वक्त डिराइव की थी, ठीक है ना। तो इसको हमारी इमेजिनेशन की सलाहियत कहते हैं, इसको हमारे तख़य्युल की सलाहियत कहते हैं। कि जैसे आप लोग फ्रेंड्स हो, दोस्त हो, बैठे होते हो, गपशप करते हो, हमें कुछ हमारे लम्हात होते हैं जो हमारे बहुत हमें मतलब अच्छे लगते हैं, वो हमारे लिए बहुत खुशी का बाइस होते हैं, और जब वो मोमेंट्स गुजर जाते हैं, वो वक्त गुजर जाते हैं, और जब हम उसको रिकॉल करते हैं, हम उसको रिमेंबर करते हैं, तो क्या होता है कि हमें वही सेम फीलिंग्स आती हैं, ठीक है ना, हमें वही सेम खुशी आती है। तो ये हमारी बेसिकली इमेजिनेशन की सलाहियत होती है, हमारे तख़य्युल की सलाहियत होती है। तो आपके जो रोमांटिक पोइट्स हैं उनका मानना ये था कि आप सिंपल चीज़ को लो, एक सादा चीज़ को लो, एक सिंपल एक एवरीडे टॉपिक को लो, लेकिन विद द कलरिंग ऑफ योर इमेजिनेशन, ठीक है ना, अपने तख़य्युल की सलाहियत की मदद से आप उसको प्रेजेंट इट इन अ वे कि वो अनयूजुअल लगे, ठीक है ना। आपने उसको प्रेजेंट ऐसे करना है कि वो गैर मामूली लगे, ठीक है। एक सादा चीज़ को जो है, शायर का कमाल क्या है कि वो एक आम चीज़ को ख़ास बना दे, एक सादा चीज़ को जो है ना वो अनोखी बना दे, ठीक है ना मेरा बेटा। तीसरी बात जो हमें कॉमन मिलेगी उनमें वो है पास्ट, लव फॉर पास्ट, कि वो सब के सब जो हैं वो माजी की मोहब्बत में मुब्तला थे, वो सब के सब जो है वो माजी को आइडियलाइज़ करते थे। कहा यह जाता है कि इंसान को माजी को भुला देना चाहिए, माजी, क्योंकि जब तक हम माजी को नहीं भुलाएंगे तो हम पास्ट में जो है ना वो नहीं देख पाएंगे। कहा यह जाता है कि जो हो गया जी उस पर मट्टी पाओ और आगे चलो। लेकिन आपके जो रोमांटिक पोइट्स हैं वो क्या करते थे, वो आपके पास्ट को ग्लोरीफाइड करते थे, उसको यानी कि उसको खूबसूरत बनाकर पेश करते थे, वो एक उसकी मोहब्बत में मुब्तला थे। मैं आपको बार बार उर्दू राइटर्स की इसलिए मिसाल देती हूँ कि हम उनके ज़्यादा करीब हैं, हम उर्दू राइटर्स को ज़्यादा अपने आप से एफिलिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपके जो है, मैं फिर बात करूँगी अल्लामा इकबाल की। अल्लामा इकबाल जो हैं आपको पता है कि हम बहुत सारा यानी कि उनका क्या था कि वो हमें मिसालें देते थे माजी से। उनकी शायरी में बहुत सारे ऐसे शेर मिलेंगे, ऐसे मिसरे मिलेंगे जिसमें वो हमें कहते थे कि भाई वो मुसलमान जो थे, जो पुराने मुसलमान थे, वो किस तरह के थे और तुम अब किस तरह के मुसलमान हो। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो आपके रोमांटिक पोइट्स हैं वो क्या करते थे, पास्ट से मोहब्बत करते थे। अब पास्ट क्या है, माजी क्या है, एक फ़र्द का पास्ट नहीं, एक कौम का पास्ट, ठीक है। एक यानी कि एक कौम की जो तारीख़ होती है, एक कौम का जो माजी होता है, उसकी मोहब्बत में मुब्तला थे। इसके मेरा बेटा आप अगर हम देखेंगे तो हमें दो चीज़ें मिलती हैं रोमांटिक पोइट्स की। पहली है मेडिवल वर्ल्ड, ठीक है, और दूसरी है क्लासिकल ग्रीस और रोम, ठीक है। मेडिवल का क्या मतलब होता है कि आपके जो रोमांटिक पोइट्स हैं, मैंने आपको बताया था ये 18वीं सदी के एंड में और 19th सेंचुरी के स्टार्ट में जो है ये इनका टाइम पीरियड था। लेकिन मेडिवल वर्ल्ड से मुराद ये है कि इंग्लैंड का वो टाइम जो आपकी 5वीं और 6ठी सदी ईस्वी है ना, उसको कहते हैं मेडिवल वर्ल्ड। जब आपका इंग्लैंड जो है डेवलप नहीं हुआ था, जब अभी वहाँ पे क्रिश्चियनिटी नहीं आई थी, जब जो है वो अभी इंसान बनना सीख रहे थे। अभी तो वो लोग बहुत तरक्की कर गए हैं, अभी तो वो लोग बहुत आगे हो गए हैं। जो वो दौर था जब वो अभी ट्राइब्स में बटे हुए थे, जब अभी वो कबाइल में बटे हुए थे, जब अभी उनकी ज़बान ने, उनके लिटरेचर ने इतनी तरक्की नहीं की थी, जब इंसान जो है वो एक सादा यानी हालत में रहता था, अपनी एक क्लोज टू नेचर था, तो वो उनका टाइम जो है ना वो 5वीं सदी ईस्वी आपकी और 6ठी सदी ईस्वी जो है वो उनका मेडिवल वर्ल्ड कहलाता है, मेडिवल टाइम पीरियड कहलाता है बेसिकली। तो आपको रोमांटिक पोइट्स के उसमें जब हम पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे जो है ना वो इशारे मिलेंगे, एलूजन कहते हैं उनको, रेफरेंस मिलेंगे
जो उनके मेडिवल वर्ल्ड्स के, यानी कि वो किस चीज़ को ग्लैमराइज करते थे, किस चीज़ को फैंटेसी में देखते थे, फैंटेसाइज करते थे, वो उनका मेडिवल वर्ल्ड है। और दूसरा चीज़ है क्लासिकल ग्रीस और रोम। ग्रीस क्या मेरा बेटा, यूनान को कहते हैं, और रोम जो है वो एक मुल्क था, और ग्रीस भी जो है वो एक मुल्क था। क्लासिकल का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि ग्रीस और रोम जो है वो, रोम अब एक शहर है, ठीक है ना, और ये दोनों मुल्क जो हैं वो अभी तक एग्जिस्ट करते हैं, रोम और ग्रीस अभी तक मौजूद हैं। लेकिन क्या है कि हम मौजूदा ग्रीस की बात नहीं कर रहे हैं, हम मौजूदा रोम की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं क्लासिकल ग्रीस की बात। क्लासिकल का लफ्ज़ मैंने किस लिए इस्तेमाल किया है, ओल्ड की सेंस में, पुराने की सेंस में। बेटा कहा यह जाता है कि दुनिया में जितने भी अलूम मौजूद हैं, ठीक है ना, इस वक्त दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है, उनकी जो बुनियाद है, उनकी जो बेस है ना, वो किसने प्रोवाइड की है, यूनानियों ने या रोमन्स ने। यानी अब आप लोग, आपने जितने भी जहन में नाम सुने होंगे, आपने अरस्तू का नाम सुना होगा, आपने अफलातून का नाम सुना होगा, आपने सुकरात का नाम सुना होगा, आपने अर्शिमीदेस का नाम सुना होगा, आपने, आपके जहन में जो भी चीज़ें आती जाएंगी वो सारा कौन लोग थे, वो लोग ग्रीक थे, ठीक है ना, ग्रीस के रहने वाले थे, ग्रीक्स थे, यूनानी थे। तो कहा यह जाता है कि अभी जितनी भी मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, उनमें जो तरक्की हुई है, जिनके जिस वक्त इंसान जो है वो जहालत के अंधेरों में भटक रहा था, जिस वक्त इंसानी तहज़ीब जो है वो बिल्कुल अभी तरक्की याफ्ता नहीं हुई थी, जब इंसान जो है वो बिल्कुल यानी समझे गारों वाली ज़िंदगी गुजार रहा था, तो उस वक्त भी दुनिया में कुछ तहज़ीबें थीं जो एक कल्चर रखती थीं, जिनका एक तरीका था, जिनके पास एक लाइफस्टाइल का प्रॉपर सिस्टम था। तो उनमें से जो 2-3 तहज़ीबें थीं, बल्कि सबसे कदीम तहज़ीब आप यूँ समझ लीजिए कि ग्रीस जो है, ग्रीक तहज़ीब जो है वो है, यूनानी तहज़ीब है, इस तरीके से रोम की तहज़ीब है। तो इनके आपको बहुत ज़्यादा इनकी शायरी में एलूजन मिलेंगे। एलूजन का मतलब होता है रेफरेंस, ठीक है ना, इनके बहुत ज़्यादा रेफरेंस मिलेंगे। तो आपके जो रोमांटिक पोइट्स हैं वो इन 2 एजेस को, इन 2 टाइम पीरियड्स को बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज करते थे। उनकी शायरी में बहुत ज़्यादा इनके हमें हवाले मिलेंगे। ठीक हो गया है, 5 से क्या मुराद हो गया। चौथी चीज़ बेटा जो इनमें कॉमन है वो है कॉमन प्लेस एंड ऑर्डनरी। कॉमन प्लेस क्या, वही जो हमारी आम चीज़ें होती हैं, ऑर्डनरी भी यानी कि आम चीज़ों को कहते हैं। तो मतलब ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि उनका मकसद क्या था कि वो चीज़ें चुनते थे, थीम वो चुनते थे जो आपके एवरीडे लाइफ से रिलेटेड हो। जैसे कि हमने वर्ड्सवर्थ का आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसने क्या बुलबुल के ऊपर शायरी की है, सॉरी बुलबुल नहीं, कोयल के ऊपर शायरी की है, उसने फूल के ऊपर शायरी की है, उसने सुबह के ऊपर शायरी की है, उसने शाम के ऊपर शायरी की है, उसने जो है वो किसी लड़की के ऊपर शायरी की है। तो ये सारी चीज़ें आपका जो है कीट्स है, उसने क्या किया है, किसी गुलदान के ऊपर शायरी की है, उसके ऊपर बुलबुल के ऊपर शायरी की है। तो यानी ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इन सारे रोमांटिक पोइट्स में कॉमन मिलेंगी। तो ये क्या चीज़ सुनते हैं, उनका थीम जो है वो कॉमन है, ऑर्डनरी थीम है, उनकी ज़बान जो है वो कॉमन प्लेस है। कॉमन प्लेस का मतलब जो एवरीडे यूज़ की हो, जो आम लोग इस्तेमाल करते हो, ठीक है, अपनी रेगुलर यूज़ में, अपने डेली यूज़ में। और ऑर्डनरी का मतलब भी यही है कि वो आम चीज़ें होती थी। फिर 5वीं चीज़ मेरा बेटा जो आपको इन सब रोमांटिक पोइट्स में कॉमन मिलेगी वो है इनकी सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी किसे कहते हैं, सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि अपनी ज़ात को इंक्लूड कर देना, ठीक है ना। एक होती है ऑब्जेक्टिव और एक होता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का क्या होता है कि व्हेन यू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम योर राइटिंग, जब आप अपने आप को अपनी क्रिएशन से, अपनी राइटिंग से जो है ना वो अलग कर देते हो, ठीक है ना। यानी जैसे हम ऑब्जेक्टिव आप पेपर में सॉल्व करते हो, ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है कि आपने 2 टोक जवाब देना है, जो जवाब आता है सीधा सीधा वही आपने लिखना है, 2 + 2 4। लेकिन जब आपको सब्जेक्टिव का कहा जाता है तो सब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि आप अपनी थिंकिंग जो है ना उसमें शामिल करते हो, अपनी सोच उसमें शामिल करते हो, अपनी पसंद नापसंद जो है वो उसमें शामिल करते हो। तो उसको हम कहते हैं सब्जेक्टिविटी, ठीक है। तो आपके जो पोइट्स थे, रोमांटिक पोइट्स थे, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सब्जेक्टिविटी जो है वो अपनी शायरी में इंक्लूड की है कि वो क्या सोचते हैं, ठीक है ना, वो क्या फील करते हैं एज आ सिंगल इंडिविजुअल, एज आ ह्यूमन बीइंग। मतलब ये नहीं है कि हमने पूरी यानी ऐसी पोइट्री लिखनी है जो सारे, वैसे कहा यह जाता है कि अच्छी पोइट्री वो होती है या आला दर्जे की पोइट्री वो होती है जो ये, जिसको पढ़ के हमें ये लगे कि हाँ ये तो हमारी भी बात है, ठीक है ना, जो यूनिवर्सल हो। यूनिवर्सल का क्या मतलब कि जिसको पढ़ के लगे कि सबको ये लगे कि हाँ ये हमारी बात है, जिससे हर कोई जो है उसका रीडर जो है वो अपने आप को रिलेट कर सके, अपने आप को यानी कि फील कर सके कि हाँ ये बात मैं भी सोचता हूँ, ये बात मैं भी कहता हूँ, या ये बात मेरे लिए भी ठीक है। उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल। आला पोइट्री वही होती है जो यूनिवर्सल हो।
लेकिन आपके जो रोमांटिक पोइट्स हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट शामिल किया है। उन्होंने बताया कि उन्हें क्या पसंद है, वो क्या सोच रहे हैं, वो उनको क्या चीज़ अच्छी लगती है, उनको क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। लेकिन उनका कमाल ये है कि उन्होंने सब्जेक्टिविटी शामिल करने के बावजूद जब हम उनकी पोइम पढ़ेंगे तो हमें ऐसा नहीं लगेगा कि ये चीज़ जो है वो हमारे से रिलेट नहीं कर रही या ये तो बिल्कुल अनोखी बात है। तो ऐसा नहीं है, वो फिर भी उनमें एक यूनिवर्सल टच है, ठीक है। और आखिरी चीज़ जो आपको कॉमन मिलेगी 6 नंबर पे मैं लिखा है ट्रूथ एंड ब्यूटी। यानी ट्रूथ और ब्यूटी का क्या कि आपके जितने भी रोमांटिक पोइट्स हैं उनका अल्टीमेट गोल या उनका जो एक सर्च है, ठीक है, उनकी तलाश जो है वो किसके लिए है, सच्चाई की और ब्यूटी की। अब सच्चाई क्या है, सच्चाई के उनके इनर सेल्फ की सच्चाई है। मतलब वो ये बात है कि वो क्या सोचते हैं, उनका अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। वो ये नहीं कंसीडर करते कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, उनके लिए इनर वर्ल्ड जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ब्यूटी, खूबसूरती, ज़ाहिर है जो आपके रोमांटिक पोइट्स हैं वो ज़ाहिर है खूबसूरती को तरजीह देते हैं। अब खूबसूरती क्या है वो हर बंदे की एक अलग डेफिनेशन है, ठीक है ना। मैं आपसे पूछूं खूबसूरती क्या है, आप की अलग डेफिनेशन होगी। डेफिनेशन ना भी सही तो ये होता है ना कि वो कहते हैं ब्यूटी लाइज इन द आइज़, खूबसूरती जो है ना वो आँख में होती है, देखने वाले की आँख में होती है। तो जो चीज़ आपको खूबसूरत लगे